जय हिंद बच्चों, मैं ऋषभ सर आपके संघर्षों का साथी एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। टुडेज आवर टॉपिक इज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये चैप्टर फर्स्ट है क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन अ बोर्ड एग्जामिनेशन। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कुछ खास है भी नहीं, बहुत इजी वन है। कैसे यूरोप के या अमेरिका के नेशन एक नेशन स्टेट बने। ज्यादातर इसमें कहानी यूरोप की ही है। यूरोप का नेशन कैसे जो पहले मोनार्की को प्रैक्टिस करते थे और मोनार्क को प्रैक्टिस करते करते कैसे मोनार्क को छोड़कर वो डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करने लगे, दैट मीन्स रिपब्लिक हुए। कैसे उन्होंने अपने आप को नेशन स्टेट की एक भावना में इनबिल्ड किया, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। शुरुआती कहानी है फ्रेडरिक सोरियो की, एक काल्पनिक पेंटिंग है। ऐसे तो उन्होंने 4 अलग पेंटिंग बनाई है जिसमें उन्होंने अपनी सपनों का संसार, एक काल्पनिक सपनों का संसार सजोने की कोशिश की है। एंड इन दिस फर्स्ट पेंटिंग अ पैक्ट बिटवीन नेशन, उन्होंने कहानी यूरोप की थोड़ी बहुत नेशन स्टेट कैसे नेशन बन रहा है और क्या क्या चीजें हो रही है वो एक कल्पना के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे आप देखेंगे कि एक इमेज पहले एक लेडी की आपके सामने आ जाएगी और उस लेडी की इमेज में है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इंटेंशन ये है कि एक्चुअली फ्रांस में जब लिबर्टी की बात हो रही थी तो एलेगरी जो यूज की गई है वो फीमेल की यूज की गई है, तो सो दैट्स व्हाई दे प्रमोट दैट थिंग्स, दैट लेडी इमेज फॉर द फ्रीडम वन। और उस इमेज में आप देखेंगे कि उनके एक हाथ में सिटीजन चार्टर है जो राइट्स का चार्टर है और एक हाथ में एनलाइटमेंट की टॉर्च है। छोटी छोटी बातें और आई विल इंक्लूड एट हियर। जैसे एमसीक्यू में पूछ ले आपसे कि फ्रेडरिक सोरियो कहाँ के हैं, तो आप जानते रहिएगा वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट हैं। उनकी पेंटिंग कब है तो 1848 की है। पैक्ट बिटवीन नेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। उस पेंटिंग में आप देखेंगे कि एक वुमेन जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उसके पीछे कतार बनाकर अलग अलग नेशन पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और मोनार्की का कचरा उठाकर फेंक रहे हैं। और उस पेंटिंग तक पहुंचने का मतलब है कि नेशन स्टेट को अपना रहे हैं। तो उस समय तक अमेरिका, स्विट्जरलैंड पहले से नेशन स्टेट हो चुके थे, तो सबसे पहले पेंटिंग की उस कतार में आप सब देखेंगे कि अमेरिका एंड स्विट्जरलैंड का फ्लैग होस्टेड रहेगा। अच्छा, कैसे कैटेगराइज किया गया है, जैसे उनकी नेशन की कैसी पोशाक है, ड्रेस, इवन फ्लैग के कलर से भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन सा नेशन कैसे पहुंच रहा है। ये चेन याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा नेशन पहले पहुंच रहा है कौन सा नहीं, बस ये बताने का तरीका है। दैट इज द यूथोपिया, दैट इज द कल्पना। तो कल्पना करने का तरीका है कि कैसे नेशन स्टेट वो बन रहे हैं। ठीक, तो उसी के बाद पीछे देखेंगे कि फ्रांस ट्राइकलर फ्लैग जो रिवॉल्यूशनरीज द्वारा डिजाइन किया गया है तो वो पहुंच रहे हैं। जर्मनी ने भी एक फ्लैग डिजाइन किया हुआ है, एक्चुअली वहां के लिबरल्स ने फ्लैग डिजाइन किया था। उस समय तक जर्मनी पूरी तरह से यूनिफाइड नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी कल्पना है कि आने वाले समय में एक संविधान के नीचे जितने भी जर्मन स्पीकर्स प्लेस में लोग रह रहे हैं वो लोग यूनिफाइड हो जाएंगे। उसके पीछे ऑस्ट्रिया, हंगेरियन और क्या कहते हैं रशिया, बहुत सारी कंट्री उसके पीछे पीछे चल रही है। अच्छा, ये दृश्य देखकर ऊपर ईसा मसीह और भी बहुत संत और भी बहुत सारे दूत आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, इस ब्रदरहुड की भावना को प्रमोट कर रहे हैं। ये ऐसी कल्पना की गई है फ्रेडरिक सोरियो साहब की इस पेंटिंग में। तो बच्चे पेंटिंग समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे इस चैप्टर में नेशन स्टेट कैसे बन रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ये सब के साथ साथ ही फ्रांस के जो रिवॉल्यूशनरीज हैं उन्होंने कुछ और भी प्रोक्लेम किया, कुछ और भी स्टेटमेंट दिया। कैसे कि उन्होंने कहा कि हम यूरोप के नेशन में जहां भी डिस्पोटिक मोनार्की प्रैक्टिस की जा रही है हम वहां इस डिस्पोटिक मोनार्की को खत्म कर देंगे और बढ़ावा देंगे, नेशन स्टेट बनाने में मदद करेंगे। ऐसी भावना जब उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया तो यूरोप के बहुत सारे ऐसे नेशन थे जहां पर मोनार्की प्रैक्टिस हो रही होती है, तो वहां के एजुकेटेड लोग, वहां के स्टूडेंट लोग ने मिलकर जैकोबियन क्लब का एस्टेब्लिशमेंट अपने कंट्री में किया। बहुत सारे मूवमेंट चलाए, बहुत सारे अभियान शुरू किए और इन अभियानों के चलते, इन जैकोबियन क्लब, इन मूवमेंट्स के चलते फ्रेंच आर्मी बहुत ही आसानी से उनके नेशन में आ गई। तो आप देखेंगे कि 1790s में, यानी 1790 में फ्रेंच आर्मी हॉलैंड, बेल्जियम, इटली के बहुत बड़े बड़े भूभागों में घुसती चली आएगी। ठीक,
नेपोलियन का आधिपत्य जहां तक है जिस भी नेशन में है, वहां उन्होंने बहुत सुधार किए, जो सुधार पहले से ही फ्रांस में हुए थे, वो रिफॉर्म वो वहां पर करते भी हैं। आप देखेंगे कि नेपोलियन पूरी तरह से राजसत्ता को प्रमोट करने वाले पर्सनैलिटी हैं। उन्होंने जब से फ्रांस की कमांड संभाली, फ्रांस में डेमोक्रेसी डाउन हो गया और वो खुद को मोनार्की को ज्यादा प्रमोट करना शुरू कर दिए। लेकिन नेपोलियन ने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी किए, जैसे आप वहां पढ़ोगे 1804 का सिविल कोड। उस सिविल कोड को आपको याद करना है। इट विल बी आस्क यू इन अ 2 मार्क्स आइदर इन अ 3 मार्क्स क्वेश्चन। सिविल कोड में क्या क्या बातें कही मैं आगे बताता हूं, उसे याद कर लेना है। पहली बात क्या है कि नो बाय बर्थ प्रिविलेज, जैसे जो थर्ड ई स्टेट, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कहानी में आपने पढ़ा कि पहले ऊपर के 2 ई स्टेट को बड़ा प्रिविलेज था, तो नेपोलियन की इस कोड में लिखा गया है कि बाय बर्थ किसी को कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा भाई। दूसरी बात क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ को प्रमोट किया है। कानून के समक्ष सब कोई समान हो, वी ऑल आर इक्वल, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको अपने आंसर राइटिंग में लिखनी है, क्या, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टीज को भी नेपोलियन ने बढ़ावा दिया। इसके साथ साथ इवन नेपोलियन जिन जिन कंट्रीज में अपना आधिपत्य फैला रहा है, उन सब जगहों पे ये सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रांस के लिए, वो सारी जगहों पे सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करेगा। आप देखोगे कि कहीं ना कहीं डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, सब जगहों पे नेपोलियन ने और भी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार करेंगे, जैसे वहां के फ्यूडल सिस्टम को खत्म करेंगे, बैन करेंगे। इवन वहां पर जो किसान हैं, जो फार्मर हैं, जो लैंड लॉर्ड से फंसे हुए हैं, जो क्या कहते हैं मनी लैंडर उन्हें फंसा लिए हैं, इन सब से मुक्त कराएंगे। फ्यूडलिज्म को बहुत हद तक खत्म करेंगे, रिस्ट्रिक्टेड करेंगे, गिल्ड सिस्टम को रिस्ट्रिक्टेड करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन में इंप्रूवमेंट लाएंगे। इन सब चीजों का जब लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अनदर कंट्रीज में, कि वहां के जो किसान हैं, जो प्लीजेंट्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो काम करने वाले लेबर वर्क हैं, वो लोग ने पहली बार इतनी आजादी चखी और उत्साहित हो जाएंगे। इवन छोटे जो व्यापारी हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि सोचिए यूनिफॉर्म कोड रहे, सब जगह स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर रहे, एक ही तरीके का नियम रहे, तो चीजें इधर से उधर बेचने खरीदने में बड़ी आसानी हो। तो ये सारी चीजों को जब उन्होंने आजादी चखी तो उन्हें बड़ा मजा आया। लेकिन पूरी तरह से अगर देखा जाए होल सोल कंक्लूजन, तो आप देखेंगे कि नेपोलियन द्वारा किए गए ये सारे रिफॉर्म का लोगों में मिली जुली प्रतिक्रिया है। लोगों का परसेप्शन ये है कि शुरुआत में जितने ही उत्साह से हमने इन्हें अडॉप्ट किया था, धीरे धीरे चीजें दुश्मनी में बदलती चली गई, क्योंकि नेपोलियन की जितनी पॉलिसीज थी उसमें कहीं हद तक वो बहुत टैक्स लिया करता था, सेंसरशिप लगाया किया करता था, और लोगों को जबरन लोगों को फ्रेंच आर्मी में भर्ती किया करते थे कि चलो दूसरे लोगों से लड़ाई करनी है, मतलब आपकी आर्मी लिए दूसरों आपको आर्मी बना के दूसरों के साथ लड़ाई करने जाए। तो दैट काइंड ऑफ द वे इट वाज प्रैक्टिसिंग बाय द नेपोलियन। तो इस वजह से जितनी हमको आजादी मिली नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा हमको इरिटेट किया गया हो, ऐसा महसूस होने लग गया। तो कहीं ना कहीं इसके ये साइड इफेक्ट भी थे, ये आपको आंसर में मेंशन करना है। और यहीं तक है आपका सेकंड पॉइंट। यहां से हम लोग मूव करेंगे अपने थर्ड पॉइंट की ओर। नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक में आप जानेंगे कि यूरोप में कैसे नेशनलिज्म की भावना क्रिएट हो रही है। शुरुआत में आप टॉपिक में, यानी इस टॉपिक के ही बिगनिंग में आप पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत है, बहुत खास कहानी, कि आप मिड 18th सेंचुरी का अगर यूरोप का मैप उठाकर देख लेंगे तो उस मैप में जैसे आज जर्मनी, इटली, जापान आप देखते हैं बना हुआ है कायदे से, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस समय तक वो बहुत हद तक बिखरे हुए थे, बहुत हद तक वहां पर अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषा बोली बोलने वाले लोग थे, यानी बहुत हद तक डाइवर्सिटी थी, इतनी कंपोजिशन थी, और किसी के अंदर कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस जैसी भावना वहां पर नहीं अभी तक क्रिएट हुई थी। इवन आप देखेंगे कि जर्मनी, जापान, इटली,
ये सब जो आप देख रहे हैं, ये सब में पहले राजशाही, कैंटोन्स और क्या कहते हैं डचीज लोग रूल कर रहे होते हैं। कोई सामूहिक भावना नहीं है, कोई कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस नहीं है, सबकी अपनी अलग अलग बोली है, अलग अलग भाषाएं हैं, यानी कोई एक कॉमन फिनोमिना वहां पर प्रैक्टिस नहीं हो रही है। एक आध एग्जाम्पल मैं लेकर दिखा दे रहा हूँ, उसमें बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, एक एग्जाम्पल मैं पढ़कर बता दे रहा हूँ। जैसे आप देखेंगे कि ऑस्ट्रिया हंगेरी पर शासन करने वाले लोग हैं हैब्सबर्ग साम्राज्य के लोग। इवन हैब्सबर्ग साम्राज्य में अलग अलग जन समुदाय के लोग वहां पर रह रहे हैं, अलग अलग पॉपुलेशन के लोग रह रहे हैं जो अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं। इवन आप देखेंगे कि हैब्सबर्ग जो डायनेस्टी है, साम्राज्य है, उसमें दो ऐसे स्टेट हैं जैसे लोम्बार्डी, वेनेसिया, वहां पर इटालियन लैंग्वेज बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। बाद में ये सब यूनिफिकेशन ऑफ इटली में चले भी जाएंगे, ये सब स्टेट उसके हो जाएंगे। तो आप समझिए कि उसी हैब्सबर्ग डायनेस्टी में ही इटालियन लैंग्वेज को प्रमोट करने वाले लोगों की भी जनसंख्या बड़ी भरी पड़ी है। इवन आप हंगेरियंस को देखेंगे, हंगरी के लोग क्या कहते हैं, वहां ज्यादातर आधी से ज्यादा पॉपुलेशन मेगार लैंग्वेज यूज कर रही होती है। बहुत सब ऐसे भी लोग थे जो और अलग अलग तरीके के लैंग्वेज को यूज कर रहे थे। तो अब ऐसे में ऐसे और 2-3-4 एग्जाम्पल लिखे वहां है, आप इसे खुद से पढ़िए। ऐसे में एक क्वेश्चन उठता है कि ये लोग राजनीतिक रूप से, यानी इन पॉलिटिकल फॉर्म में, जैसे आज आप नेशन स्टेट की कॉन्सेप्ट को लाते हैं, तो ये नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। तो राजनीतिक रूप से कैसे एक होंगे? तो राजनीतिक रूप से एक होने जैसी कोई फिनोमिना यहाँ पर ढंग से प्रैक्टिस नहीं हो रही थी। तो एक ही तरीका था, राजा के प्रति निष्ठा, सम्राट के प्रति निष्ठा, चाहे आप किसी भी भाषा से हो, आप सम्राट के राज्य में रह रहे हैं, उनके प्रति निष्ठा। तो एक ही तरीके से वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, बस यही एक कॉन्सेप्ट था। तो यहीं से एक क्वेश्चन निकल के आएगा कि कैसे नेशन स्टेट फिर बनेंगे। तो यहां से हम लोग अपने फर्स्ट यानी 2.1 टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। द एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास, दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो इस टॉपिक में क्या है, हम दो लोगों के बारे में चर्चा करेंगे, एक एरिस्टोक्रेट्स के बारे में, एक मिडिल क्लास के बारे में। तो एरिस्टोक्रेट्स पहले समझ लेते हैं। एरिस्टोक्रेट्स दैट मीन्स अमीर लोग, जो कुलीन लोग वहां पे थे, वो एक साझा जीवन शैली जी रहे होते हैं। जैसे आपने क्लास 9th के चैप्टर में फर्स्ट एंड सेकंड ई स्टेट से आए हुए लोगों को देखा है, जिनके पास अपनी प्रिविलेज थी, एक प्रिविलेज जी रहे होते हैं, साझा जीवन शैली जी रहे हैं, बहुत अमीर लोग हैं। इवन पॉलिटिकल कार्य अगर वो कुछ करते रहते थे तो उसमें वो फ्रेंच लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। इसके साथ साथ शादियां वो आपस में ही किया करते थे, मैरिज, वैवाहिक संबंध वो सब आपस में ही बनाया करते थे। बस इनकी संख्या थोड़ी कम थी। दूसरा व्यक्ति कौन था, वो थर्ड ई स्टेट में तीसरे नंबर पर थे प्लीजेंट्स। प्लीजेंट्स की संख्या थोड़ी ज्यादा थी। तो प्लीजेंट्स के बारे में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन कैटेगराइजेशन वहां पे लिखा हुआ है, लेकिन हम प्लीजेंट्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं। प्लीजेंट्स के साथ साथ जब यूरोप में थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हुआ, तो फिर एक नया वर्ग निकल के आया। नया वर्ग या इंडस्ट्रियल वर्कर है, या इंडस्ट्रियलिस्ट है, या बिजनेसमैन है, मर्चेंट है, ट्रेडर है, सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो एक नया वर्ग जो निकल के आया, वही एक नया वर्ग है न्यू मिडिल क्लास, यहाँ अपने इस टॉपिक में। और यही न्यू मिडिल क्लास व्यक्ति, अभी इसी जस्ट टॉपिक के ऊपर हमने बताया कि आपको कि यूरोप में बड़ी डाइवर्सिटी है, अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग पहनावे हैं। ऐसे में यूनिटी, नेशन यूनिटी या नेशनलिज्म की भावना कैसे प्रमोट होगी? तो ये जो न्यू मिडिल क्लास अब आ रही है, इसने नेशनलिज्म या नेशन यूनिटी की भावना को इंकरेज किया है, ठीक। और इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो लिबरल नेशनलिज्म के बारे में थोड़ा, किस बारे में, इसको थोड़ा समझते हैं कि 19th सेंचुरी तक आते आते यूरोप में क्या होता है। जो मिडिल क्लास लोग अभी भी उभर के आए हैं, इन्होंने एक थॉट को बहुत आगे प्रमोट किया है, वो है लिबरलिज्म, उदारता। और इसमें लिबरल दैट मीन्स ये एक तरीके से लैटिन वर्ड है, और इस वर्ड का मतलब है आजादी। यहाँ सिर्फ आजादी का मतलब यहाँ सिर्फ आजादी से नहीं है, पॉलिटिकल आजादी से भी है,
कि पॉलिटिकल रूप से भी हमें फ्रीडम मिले, सरकारें कैसी बनाई जाए, मोनार्क को कम किया जाए, ज्यादातर फ्रीडम हो, राइट्स हो, इन सब चीजों पे ज्यादा स्टैंड इन्होंने लिया है। ठीक, लेकिन लिबरलिज्म ने या लिबरल जो प्रमोट करने वाले लोग हैं, इन्होंने पूरी तरह से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को प्रमोट नहीं किया था। ऐसा आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है। यानी जो एक्टिव सिटीजन हैं, जिनके पास पैसे हैं, वही वोटिंग राइट्स रखें, ऐसी बातें ये कहते हैं। यानी ये पूरी तरह से इवन वुमेन्स को भी ये वोटिंग राइट पे काम नहीं करने देते हैं कि वुमेन्स को भी वोटिंग राइट ना रहे। जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, दे ऑल्सो बी नॉट हैविंग अ प्रॉपर वोटिंग राइट। तो ऐसी चीजों को ये डिस्कस करते हैं। इवन आपने देखा होगा कि जैकोबियन का जब पीरियड चल रहा होता है तो उस समय तक सभी मेल को वोटिंग राइट्स थी, लेकिन फिर से नेपोलियन का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है और फिर से वोटिंग राइट को लिमिटाइज कर दिया जाता है। वुमेन्स और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, वो लोगों ने 19th-20th सेंचुरी में बहुत सारे मूवमेंट किए हैं। तो बगल में शॉर्ट में वो लिखी भी है, मेंशन है। थोड़ा हम इस टॉपिक में इकोनॉमी पर क्या डिस्कशन हुआ है, ये आपको इस टॉपिक में जानना है। तो इकोनॉमी के एस्पेक्ट में आप देखेंगे कि लिबरल लोग कैसी इकोनॉमी चाहेंगे, बहुत ओपन, उदार हो, ज्यादा टैक्स बैरियर ना हो, रुकावट ना हो, इस पे ज्यादा काम किया जाएगा। तो वो ज्यादा कहेंगे कि मार्केट कैसे हो, फ्री मार्केट हो, फ्री ट्रेड हो, ओपन मार्केट हो, स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कंट्रोल ना करे कमोडिटीज और कैपिटल पे। कैपिटल कहीं इन्वेस्टमेंट आ रहा हो और आप कंट्रोल किए जा रहे हैं, तो ये सब काम ना करे। एक छोटा सा एग्जांपल भी वहां मेंशन है जर्मनी का। नेपोलियन के बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स उठाने पे कुछ रिफॉर्म हुए, बहुत सारे छोटे छोटे अनगिनत जगहों को एक जगह कंसीडर किया गया और 39 स्टेट्स बनाए गए। और इस 39 स्टेट में लेकिन ट्रेड करना यहाँ पे भी बड़ी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन थी, क्योंकि इन 39 स्टेट में बहुत हद तक आप देखेंगे कि कई तरीके की करेंसीज चलती थी, बहुत सारे टैक्स बैरियर थे। एक एग्जांपल वहां मेंशन होगा कि 1833 में कोई व्यक्ति हम्सबर्ग से निकलकर न्यूरेम्सबर्ग तक जाए तो उसको 11 जगह टैक्स देना पड़ जाए, हर जगह 5% के हिसाब से टैक्स देना हो, और बहुत सारी करेंसी, सबके अपने अपने अलग अलग करेंसी हैं, अलग अलग करेंसी में से टैक्स देना पड़े। कपड़े का एक एग्जांपल भी लिखा होगा कि कपड़े जैसे एली, एक पैरामीटर लिखा है कि इस पैरामीटर का कपड़ा अगर इस देश में जाता है तो वहां इतने सेंटीमीटर पे टैक्स लिया जाएगा, सेंटीमीटर के बिहाफ पे टैक्स लिया जाएगा। यानी हर जगह मेजरमेंट को लेकर भी वहां पे कैटेगराइजेशन था, मतलब बड़ी प्रॉब्लमैटिक कंडीशन थी। तो ऐसे में एक नेशन है प्रशा, जो बाद में जर्मनी भी बनेगा, उसने एक स्टेप उठाया। 1834 में 39 जो ईस्ट ये स्टेट थे, इनका एक कन्फेडरेशन बनाया, जवेरलिन। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। इसमें वन टैक्स के बारे में चर्चा की गई है। इवन इतनी जो करेंसी चलती थी उस करेंसी को बंद करके दो करेंसी स्टार्ट की। जो करेंसी 30 के ऊपर करेंसी थी उन सबको खत्म करके दो तरीके की करेंसी स्टार्ट की, और बहुत सब हद तक टैक्स बैरियर को खत्म किया गया, टैक्स को कम किया गया, जैसे हर जगह टैक्स ना लिया जाए। तो इससे कई हद तक व्यापारियों को बहुत हद तक आजादी मिली और बहुत अच्छे से वो ट्रेड करने लगे। तो ये लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर इस टॉपिक में इन जो इकोनॉमी एस्पेक्ट हमने डिस्कस किया, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड हमारा टॉपिक फिर आएगा अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो न्यू कंजर्वेटिज्म 1815, ये ड्यूरेशन याद रखिए। वाटरलू का युद्ध होता है, लड़ाई होती है, नेपोलियन साहब डिफीट हो जाएंगे। नेपोलियन फ्रांस के, आप समझ रहे हैं, वो डिफीट हो जाएंगे। यही से थोड़ी अपनी कहानी शुरू करेंगे। थोड़ा कंजर्वेटिज्म के बारे में बताते हैं। कंजर्वेटिव्स जो होते हैं, मतलब 1815 के बाद जो वहां पर कंजर्वेटिव्स रूल करना शुरू करेंगे, जो राजा महाराजा, वो थोड़ी पुरानी चीजों पे ज्यादा काम करते हैं। पुरानी परंपरा हो, पुराने सिस्टम हो, चर्च हो, राजतंत्र हो, परिवार हो, ऊंच नीच की भावना हो, ऐसी चीजों पे इनका फोकस ज्यादा रहता है। ये ज्यादा उदार बातें कम करना पसंद करते हैं, सुधार ज्यादा नहीं चाहते हैं, धीरे धीरे सुधार को ज्यादा प्रमोट करते हैं। तो ये जब आएंगे,
यहाँ पर पहला ये काम यही करना शुरू करेंगे। इवन आप देखेंगे कि रूढ़िवादी लोग जो ये सुधार से, रिफॉर्म से रिलेटेड चीजें, मैंने क्लास 9th में भी इसको डिस्कस किया हुआ है, तो उस वीडियो में भी आप कंजर्वेटिज्म को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक, अच्छा, लेकिन कुछ ऐसे भी कंजर्वेटिव थे, कुछ ऐसे भी रूलर थे, राजा थे, जिनको लगता था कि नेपोलियन ने जो इतने सारे चेंज किए हैं, कहीं हद तक ये बहुत हद तक बदला ना भी जाए, क्योंकि ये हमें अपना रूल चलाने में, अपना राजशाही तंत्र चलाने में आसानी ही है। क्योंकि जैसे कुछ उदाहरण लेंगे आप, जैसे न्यू मिलिट्री या मिलिटराइजेशन को मॉडर्नाइज किया नेपोलियन ने, ब्यूरोक्रेसी लाई, एक स्किल्डफुल ब्यूरोक्रेसी लाई, ये सब चीजें उनके लिए हेल्पफुल ही थी। अच्छी इकोनॉमिक फैसिलिटी लाई नेपोलियन ने, तो ये सारी चीजों को वो चेंज नहीं करना चाहते थे। ये सारी चीजें एज इट इज वो इम्प्लीमेंट करना चाहते थे कि कहीं ना कहीं ये मिनॉरिटी को मजबूत ही बना रही है। चलिए, तो थोड़ा बहुत एक छोटा सा पॉइंट ये जरूर डाल दीजिएगा, अगर इफ दे आस्क टू यू इन एमसीक्यू कि वाटरलू की लड़ाई किसके किसके बीच हुई, तो नेपोलियन की से लड़ाई हुई है। अलग अलग कंट्री ने मिलकर एक साथ लड़ाई किया है, जैसे ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया, इन चारों ने मिलकर क्या कहते हैं नेपोलियन को डिफीट किया। और डिफीट करने के बाद यूरोप की इन सारी कंट्रीज ने एक ट्रीटी को डिजाइन किया है, जिसको आप ट्रीटी ऑफ वियना के नाम से जानते हैं। बड़ी फेमस ट्रीटी है। तो एक क्वेश्चन पूरे 5 मार्क्स में आपसे ये भी पूछ सकता है कि ट्रीटी ऑफ वियना है क्या। तो कुछ पॉइंट मैं बता दे रहा हूं, जिसको आप मार्क कर लीजिएगा। पहली चीज, तो इस ट्रीटी में जितने भी नेपोलियन ने वॉर के ड्यूरेशन में जितने भी चेंज किए थे, उन सबको अंडू करना है, मतलब उन सब चीजों को बदलना है। दूसरा, जो जर्मनी में पहले बर्बन डायनेस्टी थी, उसकी डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया। तीसरा, सबसे बड़ा काम, जो इलाके फ्रांस द्वारा जीते गए थे, वो सारे इलाकों को उनसे छीन लिया गया। चौथा सबसे बड़ा काम, फ्रांस के बॉर्डर पे अलग अलग नेशन को एस्टैब्लिश किया गया, जैसे दोबारा से फ्रांस इतना प्रसार न कर सके, इतना विस्तार न कर सके। तो ये थोड़ा बहुत आपको याद भी रखना है कि फ्रांस के नॉर्थ साइड पे कौन आया, तो नॉर्थ में नीदरलैंड को एस्टैब्लिश किया गया, और नीदरलैंड में बेल्जियम भी है। ठीक, साउथ में आप देखोगे कि पिडमॉन में जेनेवा जोड़ा गया। वेस्ट में यानी जर्मनी, फ्रांस के जस्ट बगल देखोगे जर्मनी, तो जर्मनी यानी प्रशा के वेस्ट पार्ट में, यानी फ्रांस के ईस्ट में बहुत मजबूत टेरिटोरी उसको दी गई। इसके साथ साथ ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली का पार्ट दिया गया, वो वहां पर जाकर कंट्रोल करे। रूस को पोलैंड का पार्ट दिया गया। ऐसे करके बहुत हद तक फ्रांस को भी अलग अलग जगहों से कवर किया गया, और कोशिश ये किया गया कि फ्रांस दोबारा से इतना एक्सपांड ना कर सके। इस तरीके से 1815 के बाद आप देखिए, जो नए कंजर्वेटिव यहाँ पर रूल करने आए हैं, नए राजा जो रूल करने आए हैं, वो बड़े समझदार हैं। उन्होंने जाना कि क्या कहते हैं, लोग विरोध करते हैं प्रिंटिंग करके, गीत गाकर, गाने गाकर, पेपर लिखवाकर, प्रेस लिखवाकर, प्रेस पे करवाकर, तो इन सब को रुकावट करने के लिए बहुत हद तक कड़े कानून लाए गए, सेंसरशिप लाया गया, और जो भी उनके कंजर्वेटिव्स के खिलाफ बोलता था, उसे बहुत ही सप्रेस किया जाता था, उन्हें दबा दिया जाए, परेशान किया जाए, हटा दिया जाए। तो ये सारी कहानी हो रही होती है यहाँ न्यू कंजर्वेटिव्स में। तो ऐसे में अब क्या होगा, चौथा पॉइंट, रिवॉल्यूशनरीज, क्या क्रांतिकारी आएंगे। अब कैसे आएंगे क्रांतिकारी? शुरुआत में जो 1815 के बाद से जब इतना प्रेशर है, इतना सप्रेस किया जा रहा है, तो बहुत ही सेक्रेट सोसाइटी बनाकर कार्य करेंगे। अपने लोगों को कैसे ट्रेन करेंगे? सेक्रेट सोसाइटी बनाकर ट्रेन करेंगे। इवन आप देखेंगे कि बहुत सारे क्रांतिकारी संगठन गुप्त रूप से कार्य कर रहे होते हैं। एक क्रांतिकारी बड़े फेमस है, एक रेवोल्यूशनरीज बड़े फेमस है, उनका नाम है ज्यूसेप मैज़नी, जिनके बारे में थोड़ा पढ़ना है आपने, तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1805 में जिनोवा में इनका जन्म हुआ है। ज्यूसेप मैज़नी कार्बोनी जो एक सोसाइटी थी उसको ज्वाइन किए थे। इसके बाद इन्होंने 24 ईयर में, जब ये युवा अवस्था में थे, तो लिगुरिया की क्रांति में ये पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट किए, जिस कारण से इनको बर्खास्त कर दिया गया, निकाल दिया गया। बाद में इन्होंने 2 अलग अलग सेक्रेट सोसाइटी बनाई, जो आपके एमसीक्यू में भी पूछा जाएगा। यंग इटली मर्सलीज, यंग यूरोप बर्न, ये दोनों आपने नाम याद रखने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और इनको देखकर देखते देखते बहुत सारे नेशन में सेक्रेट सोसाइटीज एस्टेब्लिश की गई। इवन ये इतने ऐसे पर्सनैलिटी हैं कि ड्यूक मेटर्निच इनके बारे में लिखते हैं कि ये आदमी हमारी लोगों की सोसाइटी का सबसे खतरनाक पर्सनैलिटी है, सबसे हमारा खतरनाक दुश्मन है। ऐसी टाइप की स्टेटमेंट इनके बारे में लिखी गई है। तो यहीं तक है हमारा ये सेशन, यहाँ का टॉपिक। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।